उसके संदर्भ में अगर हम भारत भर को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिना हिमालय का भारत का कोई आइडेंटिटी, कोई अस्तित्व नहीं है। आज अगर हम देखते हैं तो दुनिया भर में, ना केवल भारत, दुनिया भर में जो अलग-अलग तरह के जो संकट हमारे ऊपर छाए हुए हैं, और एक दूसरे से मिश्रित संकट है, ये अलग-अलग नहीं है। पर्यावरण का संकट, जलवायु परिवर्तन का संकट, जो शायद सबसे मनुष्य और सभी प्राणियों के लिए सबसे बड़ा है। ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, लेकिन ज़हर का संकट, हमारे जितने भी हम लोग खासकर शहर में जो रह रहे हैं, उन वो जो हम खाना खा रहे हैं उसमें इस प्रकार के ज़हर हैं, जिससे हमारे शरीर को क्या-क्या असर पड़ रहा है, काफ़ी कुछ तो मालूम भी नहीं है हमें, लेकिन तो ये जो पर्यावरण के संकट है, उसके साथ में अगर हम लेते हैं आर्थिक संकट, असमानता की बात करते हैं। भारत और पूरी दुनिया भर में आज जितनी असमानता है, वो शायद पूरे इतिहास में कभी नहीं रही, इनइक्वालिटी। ऑथोरिटेरियनिज़्म का संकट, कि जो सरकारें हमारी आ रही हैं, ना केवल भारत लेकिन काफ़ी जगह पे, वो हमारे जितने भी इतने दशकों से लोगों द्वारा लिए गए जो हमारे आज़ादी है और जो हमारे हक हैं, वो हमसे वापस छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके काफ़ी उदाहरण रवि जी ने दिए। सामाजिक संकट, कि सांस्कृतिक जो एक हमारा कई हज़ारों साल से जो एक धरोहर रहा है भारत में, उसको आज की सत्ता कोशिश कर रही है कि एक तरह का धर्म, एक ही तरह का संस्कृति में बदलने की कोशिश। तो इस प्रकार के बहुत सारे संकट हैं, संकटों में नहीं जाना चाहूँगा, सुबह-सुबह शायद अच्छा होता भी नहीं है कि बुरी बात करना। और वैसे भी अगर गलती से आपने अखबार पढ़ लिया है तो बैड न्यूज़, खराब खबर तो पढ़ ही ली होगी। मैं आजकल पिछले 4-5 साल से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, वैसे भी कुछ ख़ास आता नहीं है उसमें। अ, इसके संदर्भ में अगर हम आजीविका की बात करें, कि हमारा सत्र का विषय है आजीविका और पर्यावरण। आजीविका और रोज़गार, और आजीविका और रोज़गार को मैं थोड़ा-सा अलग देखना चाहूँगा, शायद दीपक भाई ने भी इसका संकेत किया था। आजीविका में, शब्द में जीव छुपा हुआ है, लाइवलीहुड्स में लाइफ़ छुपा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन आजीविकाओं के बारे में रवि जी ने बताया हिमालय में जो है, चाहे वो किसान के हों, चाहे वो जंगल में रहने वाले लोग हों, चाहे वो अ, लद्दाख और तिब्बत में ट्रेडिंग का आर्थिक जो आदान-प्रदान होता था उसका आजीविका हो, ये सब कहीं न कहीं जो है ज़मीन के साथ, जंगल के साथ, पानी के साथ जुड़े हुए हैं, हवा के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तो संकट जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, वो इन करीब भारत के 60-70% अभी भी जनता जो ज़मीन के साथ अपनी आजीविका चला रही है, वो एक संकट बहुत बड़ा है। और उसमें अगर हम देख लेते हैं कि जैसे विकास के नाम पे जो परियोजनाएँ आती हैं, जिसके बारे में, जैसे हिमालय के बारे में रवि जी ने ज़िक्र किया, उससे पिछले करीब 60-70 साल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग विस्थापित हुए होंगे? बाँध से, माइनिंग, ये खनन से, शहरीकरण से, स्पॉट्स से, रिज़ॉर्ट से, टूरिज़्म से, कितने लोग विस्थापित हुए होंगे? मतलब अपने घर को छोड़ के कहीं और जाना पड़ा हो। अंदाज़ा किसी को? 40,000? नहीं, पूरे भारत में पिछले 50-60 साल में। हाँ, इसका एक्चुअली आंकड़ा सरकार के पास तो है ही नहीं, क्योंकि पहले दशकों में जितना भी विस्थापन हुआ उसका आंकड़ा कोई रखता ही नहीं था। लेकिन 1-2 प्रोफ़ेसर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, जिस बारे भर में जहाँ से भी उनको आंकड़े मिले, उनका आंकड़ा था लगभग 6 करोड़ लोग। ये 8 6-7 साल पहले की बात है, तो अब उसमें और जुड़ गए होंगे। 6 करोड़ लोग फिज़िकली डिस्प्लेस्ड, मतलब वहाँ से अपने घर को छोड़ के, ज़मीन को छोड़ के कहीं और जाना पड़ा है। कुछ-कुछ का विस्थापन, ये पुनर्वास हुआ भी होगा, ज़्यादातर का पुनर्वास हुआ भी नहीं। तो उनकी आजीविकाएँ गई, क्योंकि वहाँ से तो निकलना पड़ा। लेकिन उसके अलावा कई करोड़ ऐसे लोग होंगे जो घर पे अभी वहीं हैं, लेकिन उनका जंगल छीन लिया गया, ज़मीन छीन ली गई, पानी छीन लिया गया। वो तो, उसका तो आंकड़ा कोई किसी के पास भी नहीं होगा, वो तो बहुत असंभव है उसको लाना। लेकिन सब मिला के हो सकता है 10-15 करोड़ ऐसे लोग हों, 20 करोड़ ऐसे लोग हों,
उसमें से काफ़ी कुछ अगर आप यहाँ पे हमारे झुग्गी-झोपड़ियों में जाएँगे, लोगों से बात करेंगे कि आप यहाँ पे क्यों हैं? कहाँ से आए हैं? तो कहानियाँ निकलेंगी कि हमें उस जगह पे हम तो थे, लेकिन हमारी ज़मीन छीन ली गई। वहाँ पे हम थे, लेकिन हमारी ज़मीन डुबो दी गई। उधर थे, लेकिन इतना ज़मीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि ये नई हरित क्रांति से जो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर हम नहीं उसको चला पाए, सब चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी, तो वहाँ से हमें निकलना पड़ा। तो विस्थापन से शहरीकरण का जो एक ग्रामीण विस्थापन और शहरीकरण का जो एक रिश्ता है, वो रिश्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो ये तो आजीविकाओं पे संकट। अच्छा, वो ही लोग फिर आधुनिकीकरण और फैक्ट्रीज़ बनाने में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की प्रक्रिया जो है, उसमें लेबर चाहिए। तो रोज़गार उनमें से कुछ लोगों को मिल जाता है, लेकिन वो रोज़गार किस प्रकार का है? सुबह आप आओ 8 बजे, 9 बजे, रात को चलाओ 7-8 बजे तक किसी और के हुक्म पे चल रहा है, वहाँ पे गंदी हवा आप सूँघ रहे हो, जहाँ पे जाके रह रहे हो, वहाँ पे आपकी भी स्थिति बुरी है, पानी गंदा है, सब कुछ गंदा है। तो वो जो रोज़गार है या अब नए नए सेक्टर में आईटी में भी ले लीजिए, पूना तो एक आईटी का शहर है। बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसे लोग सुबह से दिन रात तक, अगर आप बॉस नहीं है तो, और ज़्यादातर बॉस नहीं होते ना, वर्कर्स होते हैं। 8-10 घंटा, 12 घंटा आप कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, 10 साल के बाद आपकी हालत जो बुरी होती है, वो पूछ लीजिएगा यहाँ के युवाओं को जो आईटी में लगे हुए हैं। पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी कैसी है? तो वो जो रोज़गार हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ जो एक मतलब जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, अपना कुछ वो जो बॉस बोल रहा है वही करना है, उसको मैं बोलता हूँ अंग्रेज़ी में लाइवलीहुड से हम पहुँचे हैं डेडलीहुड्स। अब उसका हिंदी शब्द शायद ढूँढना पड़ेगा कुछ। आजीविका से मृत जीविका पता नहीं क्या बोलना पड़ेगा कुछ। क्योंकि काम तो है, रोज़गार है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन एक तरह से अपनी आत्मा को ख़त्म करने वाला रोज़गार है। इसीलिए उसमें से काफ़ी लोग जो है वो 10-15 साल में जो है सब कुछ छोड़ के पैसा कमा लिए, कहीं पे ज़मीन खरीद लेते हैं, हिमालय में शायद ज़मीन खरीद लेते हैं और कहते हैं हमें वो सब नहीं करना, अब हमें ज़मीन के साथ करना है काम। तो ये 2 तरह के जो आजीविका रोज़गार का जो एक संकट है, उसका पर्यावरण से बिल्कुल सीधा आपको जुड़ाव दिखता है। एक तीसरा और उसके बाद मैं विकल्प की बात करूँगा क्योंकि मुझे सारा खराब मतलब पूरा का टाइम जो है अपना